today in the case of the research analysis and the research methodology, we will discuss about the unit 3rd. In the case of the unit 3rd, the syllabus given is the effective technical writing that we have completed. How to write a report, we have completed this one. Paper developing a research proposal, that we have completed. Format of the research proposal, that we'll go through the research proposal today. And a presentation and assessment by a review committee. Presentation and assessment by the review committee. And this is the syllabus of the unit 3rd, and we will go for the research proposal. In this case of the research proposal, we will define the research proposal. What are the necessity to write a research proposal? Afternoon. अच्छा, ये शहजाद जी सर, गुड आफ्टरनून। ये कह रहे हैं कि और जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो शाम में क्लास लेने के लिए रेडी हैं, 7 से 8 और 8 से 9। 7 से 8, 8 से 9 सर, मेरी ना क्लासेस होती हैं सर। अच्छा, आपकी क्लासेस होती है? जी सर, मेरा ना खुद का एक स्कूल है म्यूजिक का। अच्छा, म्यूजिक का आपका स्कूल है? वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट जी। तो वहां पे मेरी क्लासेस होती है सर इवनिंग में। अच्छा, नहीं तो मैं और अदर स्टूडेंट जितने भी हैं उनसे बात किया था, तो वो लोग एग्री हो गए थे कि शाम में जो है क्लास लूंगा। सैटरडे का तो ठीक है, सैटरडे को सबको छुट्टी है, सैटरडे का तो ठीक है। दूसरे दिन वो नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि शाम में आप नहीं रहेंगे? इवनिंग के टाइम सर मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। अच्छा, नहीं तो जी 5 से 6 और 6 से 7 में आ सकते हो? 5 से 6, 7 से 5 से 6, 6 से 5 से 6 और 6 से 7 ये कर लेते हैं फिर। सर या तो फिर 8 बजे अगर 5 बजे आप फ्री हो जाते हो तो बाकी आप देख लो, आपको जगह ठीक लगे, क्योंकि मैं एक्चुअली 4 बजे के बाद मैं मैं फ्री हो जाता हूँ। मैं 4 बजे के बाद फ्री नहीं रहता। अच्छा। कि 4 बजे मेरे को अपना स्कूल ओपन करना पड़ता तो है ना। सर देख लेंगे अब कैसे करना है। नहीं वही तो, जब कॉमन जब बनेगा तभी तो ठीक है। वो लक्ष्य सैनी जी भी वो रेडी थे, अभिषेक जी भी रेडी हैं, और निशान जी कह रहे हैं कि हमारा जो है वो 9 बजे तक ड्यूटी रहती है, वो तो रेडी नहीं है। तो अब यहाँ पर सर या तो 8 बजे हम 8, 7:30 से कर सकते हैं, 7:30 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। 7:30 से, हाँ 7:30 से कर लीजिए। वही तो मैं 7 से कह रहा था, तो 7:30 से कर लीजिए, 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30। हाँ ऐसा कर सकते हैं सर। हाँ वही करते हैं। फिर मंडे से जो है ना, मंडे से वही कर देंगे, 7:30 to 8:30 और 8:30 to 9:30, जिसमें कि नो प्रॉब्लम सर। हाँ वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक रहेगा। क्योंकि वो कैरिकुलम नया है, मैं आपको बता रहा था कि वो एचआरडी मिनिस्टर ने सारा इंडिया का कैरिकुलम चेंज कर दिया है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। वो क्लास नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ वो पल्ले नहीं पड़ेगा वो। ठीक है सर, फिर 7:30 से स्टार्ट करते हैं मंडे से। हाँ देखिए 5 दिन क्लास लेने हैं, तो सैटरडे तो ओके है, सैटरडे तो दिन में ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी सर। और मंडे टू थर्सडे वो 7:30 to 8:30 और 8:30 to 9:30, है ना? यही कर लेंगे। मंडे से जो हम लोग जो है 7:30 बजे शाम में मिलेंगे, है ना? तो सब ज्वाइन कर लेंगे तो ठीक रहेगा ये। ठीक है, ओके। हाँ ओके। एंड इन द केस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, टाइप्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, कितने तरह के रिसर्च प्रपोजल होते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रपोजल, टेक्निक क्या क्या है रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने के, कंसिडरेशन फॉर द गुड रिसर्च प्रपोजल, गुड रिसर्च प्रपोजल का क्या कंसिडरेशन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डीएसटी वो रिसर्च प्रपोजल मंगाती है, थ्रू आउट इंडिया मंगाती है, लेकिन उसमें रिजेक्शन काफी ज्यादा होता है। बहुत कम ही रिसर्च प्रपोजल को
अप्रूवल मिलता है। इसीलिए ये कंसिडरेशन अच्छा रिसर्च प्रपोजल का ये जानना जरूरी है। और असेसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, असेसमेंट उसका रिसर्च प्रपोजल को करने के लिए व्हाट आर द टेक्निक फॉर द प्रपोजल डिफेंस। रिसर्च प्रपोजल जब सबमिट होता है डीएसटी में, उसके बाद वो डिफेंस के लिए बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। तो क्या क्या टेक्निक उसके डिफेंस के होंगे, वो टेक्निक यहां पर आपको दिया हुआ है। एंड द क्राइटेरिया फॉर ए गुड ग्रांट प्रपोजल, ग्रांट को प्रपोजल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, और सैंपल भी प्रपोजल का आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। A research proposal is a document written by a researcher that provides a detailed description of the proposed program. एक proposed program का detailed description है कि उसमें क्या क्या वो करने चाह रहा है, एक रिसर्चर क्या क्या करना चाह रहा है, उसका उसमें detailed description है. It is an outline of the entire research process that gives a reader summary of the information discussed in a project. वो 5 साल के दरमियान क्या क्या करने जा रहा है, उसका एंटायर रिसर्च प्रोसेस, ये उसको आपको बताता है। यही आपको रिसर्च प्रपोजल है। प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल इज नीडेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द स्मूथ सेलिंग ऑफ द वेरियस रिसर्च ऑपरेशन, thereby making the research as efficient as possible, yielding maximum information with minimal expenditure of the effort, with the time and money. उसमें आपको टाइम एंड मनी का दोनों का सेव हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जो रिसर्च प्रपोजल जो रिसर्चर प्रिपेयर करेगा वो एक कमिटी के थ्रू जाएगा जो उसी एरिया के कंसर्न रहता है। तो उस एरिया के एक कमिटी उसको सिफारिश करेगी कि यहाँ पे जो है इतने पैसे लगेंगे, मनी के बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा। तो एक कमिटी जब बनेगी तो वो आपको सही डायरेक्शन में वो काम करता है। तो इसीलिए आपको टाइम और मनी का, अगर रिसर्चर एक आदमी कहीं भटकता भी है तो वो कमिटी उसको पास कर देती है कि कितना टाइम में क्या होना है, वो टाइमलाइन दे करके उसका आपको मनी का आपको सेविंग हो जाता है, टाइम का सेविंग हो जाता है रिसर्च प्रपोजल का। In fact, research proposal is the conceptual structure within which the research is conducted, है ना? It constitutes the blueprint for the collection. ये एक blueprint है डाटा कलेक्शन का, मेजरमेंट का एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, है ना? एक्सपेरिमेंटल करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल, सर्वे करेंगे तो सर्वे का, क्वेश्चनर करेंगे तो क्वेश्चनर का। ये आपको डाटा कलेक्शन का, मेजरमेंट का और एनालिसिस का ब्लूप्रिंट है। दिस इज द रिसर्च प्रपोजल, है ना? So as the such of the proposal includes an outline of the what the researcher will do from the writing the hypothesis and its operational implication to final analysis of the data. ये रिसर्चर के बारे में बताता है कि 5 साल जो है रिसर्चर कई आईआईटी में आपको रिसर्च एनालिसिस्ट का आपको पोस्ट निकलता है। प्रोफेसर उसमें रिसर्च करता है, अपना रिसर्च प्लान बताता है, ये सामान खरीदेंगे, वो सामान खरीदेंगे, और वो सारा प्रपोजल वो आपको मिनिस्ट्री में भेजता है, वहां से लेकर के आपको ये करता है। तो वही आपको रिसर्च प्रपोजल आपको यही बताता है यहाँ पर। तो ये काम, रिसर्च का काम आपको यूरोपियन कंट्री में ज्यादा होता है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ज्यादा होता है। पहले पोस्ट डॉक यहाँ पे इंडिया में नहीं होता था, तो आपको 2018 से यहाँ भी पोस्ट डॉक इंडिया में शुरू किया गया है। तो यहाँ भी अब जो है रिसर्च का काम जो है वो आपको करना लग गया है। पहले पोस्ट डॉक का काम जो है सिर्फ जो है अच्छे यूनिवर्सिटी में, आपको यूरोप में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, वहां पर हुआ करता था। तो रिसर्च प्रपोजल का मतलब है व्हाट इज द स्टडी अबाउट, क्या स्टडी करना है उसके बारे में बताना है। व्हाई इज द स्टडी बीइंग मेड, क्यों स्टडी किया जाएगा। वेयर विल द स्टडी बी कैरिड आउट, कहां पर ये किया जाएगा। लैब बताना पड़ेगा, इक्विपमेंट बताना पड़ेगा, सारा चीज उसको डिटेल जो है आपको बताना पड़ेगा। किस तरह का डाटा चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। वेयर कैन बी द रिक्वायर्ड डाटा फाउंड, कहां से आप डाटा फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाट पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द स्टडी इंक्लूड, टाइम फ्रेम आपको बताना पड़ेगा
कि 5 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में ये करूंगा, 1 साल में ये करूंगा, 1 साल 1.5 साल में ये करूंगा, और उसी के बाद 1 साल का रिपोर्ट आपने जमा किया, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट मनी वहां पे सैंक्शन होता है। तो व्हाट विल बी द सैंपल डिजाइन, सैंपल डिजाइन क्या होगा, व्हाट टेक्निक्स ऑफ द डाटा कलेक्शन विल बी यूज, डाटा कलेक्शन का टेक्निक क्या होगा, हाउ विल द डाटा बी एनालाइज, डाटा किस तरह एनालाइज किया जाएगा, इन व्हाट स्टाइल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, रिपोर्ट किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द डिफरेंट वे, आपको डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, ये सारे उस पे आपको यहां पर आपको बताया जाता है। ये आपको रिसर्च प्रपोजल है। मोस्ट प्रपोजल बिटवीन 10 and 15 पेजेज इन द लेंथ, प्रपोजल शुड बी नो लॉन्गर देन 1500 वर्ड्स, इतने से वर्ड से ज्यादा आपको नहीं होगा। किसी भी रिसर्चर को, पीएचडी स्टूडेंट को ये रिसर्च प्रपोजल आईआईटीज में या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, एनटीयू सिंगापुर में जमा करना पड़ता है, तभी उसका वहां के प्रोफेसर अप्रूव करते हैं, तो उसका पीएचडी का काम आपको शुरू होता है। तो ये रिसर्च प्रपोजल आपको हर एक स्टूडेंट को जमा करना पड़ता है। ये आपको इतने पेजेज का होता है, इतने वर्ड का होता है ना। नीड फॉर राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल, द रिसर्च प्रपोजल इज ए समरी ऑफ द प्लान यू आर कंटेम्परिंग फॉर कैरिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ ए डिजर्टेशन, है ना। डिजर्टेशन का ही एक पार्ट होता है कि आप थेसिस जो करेंगे, पीएचडी की जो थेसिस करेंगे वो किस तरह करेंगे, उसी का ये जो है एक पार्ट होता है, जो कि आपको बताता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देता है, रिक्वायरिंग यू टू डिस्कस विथ योर सुपरवाइजर। आप अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करके, सुपरवाइजर के भी साइन होते हैं, सुपरवाइजर अपना उसका सारा वो डिटेल देता है और वो सारा उसको जमा करता है। इट इज इंटेंडेड दैट दिस विल बी हेल्प यू टू ऑर्डर योर थॉट्स, ये आपके थॉट्स के बारे में बताता है। प्रेजेंट योर प्रिपेरेटिव मटेरियल इन ए लॉजिकल वे, उसके बारे में बताता है। हाईलाइट द वे इन विच द सेक्शन इंटररिलेट्स विद द अदर्स, उसके बारे में बताता है। एस्टिस्ट यू डिफाइनिंग द बाउंड्री ऑफ योर स्टडी एंड द कॉन्सेप्ट टू बी इंक्लूडेड, उसके बारे में आपको बताता है ना। तो टाइप्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, किस तरह के जो है टाइप्स होते हैं इन ऑल सेक्टर, एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, ये रिसर्च जो है किया जाता है। रिसर्च साइंटिस्ट टिपिकली सीक एंड ऑब्टेन कॉम्पिटिटिव फंडिंग फॉर देयर रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना। प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च के लिए जो है बड़े बड़े कंपनियां फंड देती है। छोटा छोटा स्मॉल स्केल कंपनी, आपको नोएडा गुड़गांव में भी जो है कुछ कुछ कंपनियां जो है वो आपको फंडिंग करती है, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट भी जो है फंड देती है और एकेडमिया भी फंड देती है। बाय राइटिंग एंड सबमिटिंग द रिसर्च प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन बाय द फंडिंग सोर्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। ईच टाइप ऑफ द प्रपोजल outlined below may have its own requirement and qualification। ये आपको टाइप्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल आपको बताया हुआ है। न्यू प्रपोजल, रिवाइज्ड प्रपोजल, सप्लीमेंटेड प्रपोजल, कंटिन्यूएशन प्रपोजल, प्री प्रपोजल नोटिस ऑफ द इंटेंट एंड सोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड, रिन्यूअल और कंपीटिंग प्रपोजल। ये आपको ये सभी टाइप्स जो है आपको बताया हुआ है किस किस तरह का आपको प्रपोजल होता है। न्यू प्रपोजल, ए प्रपोजल सबमिटेड टू ए स्पॉन्सर फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जब जो है स्पॉन्सर को सबमिट करते हैं तो उसको न्यू प्रपोजल बोलते हैं। और ए प्रपोजल बीइंग रीसबमिटेड आफ्टर हैविंग बीन डिक्लाइंड बाय द पोटेंशियल स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को जो आपको किसी भी आपको प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में आपको ये प्रपोजल सबमिट किया जाता है, अगर फर्स्ट टाइम सबमिट किया जाता है तो उसको न्यू प्रपोजल बोलते हैं। दूसरा है रिवाइज्ड प्रपोजल। दिस मॉडिफाइज ए प्रपोजल दैट इज पेंडिंग और अदरवाइज अनफंडेड बट नॉट ऑफिशियल डिक्लाइंड बाय द स्पॉन्सर, है ना। इसको रिवाइज्ड प्रपोजल बोलते हैं। इसमें आपको अगर प्रपोजल पेंडिंग है, पहले इसमें फंड नहीं दिया गया है और ये आपको ऑफिशियली स्पॉन्सर से डिक्लाइन नहीं है, तो उसको रिवाइज प्रपोजल बोलते हैं। रिवीजन करके प्रपोजल देते हैं, है ना। और अगर इफ प्रपोजल हैज बीन डिक्लाइंड, अगर प्रपोजल डिक्लाइंड हो गया है तो आपको न्यू प्रपोजल जो है, आपका न्यू प्रपोजल उसमें आपको सबमिट करते हैं, है ना।
तो ये आपको रिवाइज प्रपोजल हो गया। दूसरा है सप्लीमेंटेड प्रपोजल। ए सप्लीमेंटेड आस्क फॉर एन इंक्रीज इन सपोर्ट फॉर ए प्रपोजल दैट हैज ऑलरेडी बीन फंडेड। इसमें जो है सप्लीमेंटेड का मतलब है ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द सपोर्ट फॉर ए प्रपोजल, प्रपोजल में एक्स्ट्रा फाइनेंस की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा प्रपोजल की बात कर रहा है, उसको सप्लीमेंटेड प्रपोजल बोलते हैं। द रिक्वेस्ट इंक्रीज वुड इंक्रीज इन द करंट बजट। करंट बजट जो मिला हुआ है उस पीरियड में, उस पीरियड को आपको इंक्रीज करेगा एंड मे इन्वॉल्व ए बॉर्डनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड स्कोप। प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड स्कोप को बढ़ाएगा। सिंस एडिशनल फंडिंग इज रिक्वेस्टेड ए न्यू बजट इज रिक्वायर्ड। एक नया बजट उसमें दिया जाएगा। ये आपको सप्लीमेंटेड प्रपोजल है। दूसरा कंटिन्यूएशन प्रपोजल। ए कंटिन्यूएशन अप्लाइज टू द मल्टी ईयर अवार्ड, है ना, कंटिन्यू करेगा फॉर द मल्टी ईयर में, नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट ईयर में आपको कंटिन्यूएशन होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो आपको सारे प्रपोजल इस तरह होते हैं। द कंटिन्यूएशन प्रपोजल रिक्वेस्ट द ऑलरेडी अप्रूव्ड फंड्स फॉर द नेक्स्ट फेज और नेक्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। Typically, sponsor require a progress report and budget before releasing additional funds. These proposals are only applied to the project and budget years that were approved by the sponsor in the original award. है ना? Pre-proposal notice of intent. The purpose of the pre-proposal is to pique the interest of a potential sponsor. है ना? Pre-proposal पहले proposal देने के पहले जो उसमें देंगे, it typically does not include a cost estimate and not expected to result in a award. प्री प्रपोजल का मतलब है नोटिस ऑफ इंटेंट। नोटिस देंगे कि भाई हम जो है रिसर्च करेंगे, इस तरह का रिसर्च करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्री प्रपोजल, है ना। वो आपको इंटरेस्ट बताता है, पोटेंशियल स्पॉन्सर का आपको इंटरेस्ट बताता है। तो कोई भी स्पॉन्सर है तो वो नोटिस देता है कि इस तरह का जो है रिसर्च हमारे यहाँ होना चाहिए, तो उसको आपको प्री प्रपोजल बोलते हैं। ये डज नॉट इंक्लूड ए कॉस्ट एस्टिमेट। इसमें आपको कॉस्ट एस्टिमेट नहीं होता है। प्री प्रपोजल में, नोटिस ऑफ इंटेंट में कॉस्ट एस्टिमेट नहीं होता है। एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ए अवार्ड। ये किसी तरह का रिजल्ट के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि उस पे आपको प्रपोजल भेजा जाएगा, है ना। तो ये प्री प्रपोजल का आपको कहलाता है। इंटरेस्टेड स्पॉन्सर विल आस्क फॉर ए फुल प्रपोजल, है ना। तो जो इंटरेस्टेड स्पॉन्सर होगा फिर वो फुल प्रपोजल मांगेगा। जो भी रिसर्चर है सिर्फ नोटिस देता है कि हम इस तरह का रिसर्च करेंगे, उसमें फंड एस्टिमेट नहीं होता है, उसको वो पसंद हो जाता है, फिर वो एस्टिमेट मांगता है, तो उसको बोलते हैं प्री प्रपोजल, नोटिस ऑफ इंटेंट ऑफ द प्रपोजल। Pre-proposal are usually in the form of a letter of intent or the brief abstract. ये आपको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में रहता है, लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में होता है जो उसको बताता है। आफ्टर द प्रपोजल इज रिव्यूड द स्पॉन्सर नोटिफाइज द इन्वेस्टिगेटर इन ए फुल प्रपोजल इज वारंटेड। जब प्री प्रपोजल को देख लिया जाता है तो स्पॉन्सर उसको जो है नोटिफाई करता है इन्वेस्टिगेटर को कि आप जो है काम शुरू कीजिए। इसको नोटिस ऑफ इंटेंट बोलते हैं, प्री प्रपोजल बोलते हैं। सोलिसिटेड प्रपोजल आर दोज दैट आर रिटन एंड सबमिटेड इन रिस्पांस टू द issuance of a request of the proposal, a document that identifies special research problem of interest of the funding agency for which they have specially seeking a solution, है ना। इसको सोलिसिटेड प्रपोजल बोलते हैं। Interested investigator then submit a concept or white paper briefly outlining their research proposal solution to the problem. If the funding agency or company is instructed, then they may then request that the investigator submit a full proposal for consideration of the funding, है ना। जहां पर आपको कंसिडरेशन का रिक्वेस्ट ऑफ द प्रपोजल, इसको सोलिसिटेड प्रपोजल बोलते हैं। रिक्वेस्ट ऑफ द प्रपोजल, ये आपको एक डॉक्यूमेंट होता है, वो स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम का एंड इंटरेस्ट टू द फंडिंग एजेंसी। फंडिंग एजेंसी को सीकिंग ए सॉल्यूशन के लिए वो जो है रिक्वेस्ट करता है, उसको सोलिसिटेड प्रपोजल बोलते हैं। अनसोलिसिटेड प्रपोजल आर दोज प्रपोजल दैट आर सबमिटेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर इन रिस्पांस टू द जनरल कॉल फॉर प्रपोजल दैट इशूड बाय ए फंडिंग एजेंसी और कंपनी इन ए फील्ड ऑफ एरिया ऑफ स्टडी। कोई फंडिंग एजेंसी है तो उसको अनसोलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं। रिन्यूअल और कंप्लीटिंग प्रपोजल,
are requested for the continuity support for an existing product that is about to terminate from the sponsor's viewpoint. रिन्यू करने के लिए जो प्रपोजल दिया जाता है, अगर कोई प्रपोजल का टाइम खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उसको रिन्यू करना है, then in this case renewal proposal दिया जाता है, generally have the same status as an unsolicited proposal. The majority of the funding agency issue call for proposal which have firmly established deadlines and for which the format of the proposal is the fairly well defined. Thus, if vitally important at the outset after you have identified a funding source that you obtain all of the relevant information on the specific grant program and its requirement, है ना? तो ये आपको टाइप्स ऑफ द, आपको रिसर्च प्रपोजल कितने तरह का होता है, ये आपको टाइप्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल था. दूसरा, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने के टेक्निक क्या है? ए गुड प्लेस टू बिगिन ए preparing a research proposal is to ask yourself a series of the question. What do I want to study and why? पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. प्रॉब्लम क्या है, किसी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है. और क्यों उसको स्टडी किया जाए, इसको आपको स्टडी, उसके सॉल्व होने से, उसके आने से क्या आपको दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आपको रिसर्च प्रपोजल है. जैसे अभी गाड़ियों में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में V6 इंजन का चल रहा है कि भाई जो भी इंजन होना चाहिए वो आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो कम से कम पॉल्यूशन दे. तो आप वहां पर रिसर्च प्रपोजल आप अच्छे कंपनियों में सबमिट कर सकते हैं कि यहां पर हम ये स्टडी करेंगे, ये बताएंगे. तो ये आप यहां पर आपको मिल सकता है. पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए. हाउ इट इज सिग्निफिकेंट, ये कितना महत्वपूर्ण है, तो उस पर डिपेंड करता है. विद इन द सब्जेक्ट एरिया कवर्ड इन माय डिजायर, व्हाट प्रॉब्लम्स विल इट हेल्प यू, क्या ये इसको सॉल्व करेगा. हाउ डज इट बिल्ड प्लान, ये कैसे प्लान को करेगा. रिसर्च ऑलरेडी कंडक्टेड ऑन माय टॉपिक, व्हाट एग्जैक्टली शुड आई प्लान टू डू, क्या जो है उसको प्लानिंग करने के लिए वो दिया जाता है. एंड कैन आई गेट डन इन द टाइम अवेलेबल, है ना. तो इन द एंड योर रिसर्च प्रपोजल शुड डॉक्यूमेंट योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक एंड हाईलाइट enthusiasm फॉर कंडक्टिंग द स्टडी. अप्रोच इट विद इन द इंटेंशन ऑफ लिविंग योर रीडर्स फीलिंग लाइक दैट इज एन एग्जैक्टिंग एरिया एंड कैन टर्न्स आउट, है ना. तो ये आपको टेक्निक्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल है, प्रिपेयरिंग द रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल प्रॉब्लम कितना सिग्निफिकेंट है उस पर डिपेंड करता है. कितना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसमें आपको डिपेंडेंट करता है. तो इसमें आपको जो रिसर्च प्रपोजल दिया जाएगा वो आपको इस तरह दिया जाएगा. टाइटल ऑफ द रिसर्च, आफ्टर आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम ए सुटेबल टाइटल ऑफ द रिसर्च शुड बी गिवन. द रिसर्च टाइटल शुड बी स्पेसिफिक, डायरेक्ट, कॉन्साइज, मीनिंगफुल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल. इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि वो रिसर्चर क्या करना चाह रहा है. कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए. वो आपको जो है ये आपको होना चाहिए. नॉट मोर देन 1 or 2 लाइन, एक और 2 लाइन से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए. मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव एंड इंडिकेट द पर्पस ऑफ द स्टडी. ये आपको ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ स्टडी को आपको बताएगा. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. To conduct a research, a researcher first chooses the general area of his her interest from among the wide array of the general area, her parent discipline. However, ये प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है. 1 साल 2 साल रिसर्चर जो है प्रॉब्लम को खोजने में लग जाता है. तो प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन मेन जो है पॉइंट है. विथ ओनली द जनरल एरिया डज नॉट नो व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन needs to collect since he does not have any specific question to answer. This is why the C needs to formulate a specific problem within the chosen general area to make the whole exercise a worthwhile specific inquiry. है ना. तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द इशू ये होना आपको जरूरी है. लिटरेचर रिव्यू आपको करना जरूरी है. इंडिकेशन ऑफ द
अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर ऑफ द इशू, ये आपको जरूरी है। नॉलेज गैप निकालना जरूरी है। रिसर्च क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी है। रीजंस फॉर अंडरटेकिंग द स्टडी, ये आपको जरूरी है। ये प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, ये आपको जरूरी है ना। बैकग्राउंड को पता करना, लिटरेचर रिव्यू को पता करना, अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर ऑफ द इशू, क्या नॉलेज गैप है। नॉलेज गैप जो है आपको 2 साल 3 साल स्टडी करने के बाद, लिटरेचर को स्टडी करने के बाद मिलता है कि भाई अभी तक जितने इस प्रॉब्लम में रिसर्चर कर चुके हैं उसमें क्या गैप है। गैप एनालिसिस को लिटरेचर रिव्यू के बाद लिखा जाता है, तभी जो है अच्छे जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होगा। जबकि आप गैप एनालिसिस को क्लियर लिखेंगे कि इस मेथड पे इस प्रॉब्लम में कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम किसी जर्नल में नहीं एड्रेस किया गया है, ये बिल्कुल नया प्रॉब्लम है, तभी जो है अच्छे अच्छे जर्नल वाले इसको लेते हैं। तो ये जो है कैरेक्टर ऑफ इशू और नॉलेज गैप जो है वो आपको किसी क्वेश्चन का, वो आपको बहुत जरूरी है। रीजन फॉर अंडरटेकिंग द स्टडी, ये जो क्या आपको स्टडी का वो करना है वो आपको जरूरी है। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज एन assumption रिगार्डिंग द वैल्यू और रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस बनाना, नल हाइपोथेसिस बनाना, अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस बनाना, वो आपको जरूरी है। रिलेशनशिप द वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानना जरूरी है, उसका रिलेशनशिप जो है वो टेस्ट करना वो आपको जरूरी है। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर्स द proper direction in which the study should be proceed. It helps one to arrive at the appropriate conclusion, suggestion and observation. Hypothesis should be clear, precise and specific. Hypothesis जो है आपको क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। Objective of the research, objective of research should be formulated clearly, simply, which can be understood easily. It must be formulated on the basis of the problem and the hypothesis, indicating what a specific problem to be investigated. ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, मिशन जो है आपको रिसर्च का क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया V6 इंजन का अभी चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भाई इन्वायरमेंट को आपको ज्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कम करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च मस्ट बी क्लियर and formulated simply which can be understood easily, है ना। तो ये हाइपोथेसिस आपको उस पे आपको डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च, रिसर्च पे आपको डिपेंड करेगा। लिटरेचर रिव्यू, a review of the existing literature on the proposed research should be done by the researcher to find out the past research done on the subject. It will help identify what was done in the past and knowledge gap on a particular subject, है ना। लिटरेचर रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, शुरू से लेके जब कोई रिसर्चर प्रॉब्लम को स्टार्ट करता है, वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, 1960 से लेकर के 2020 तक कितने रिसर्च पेपर निकले हैं, सभी का लिस्ट बनाना, लिटरेचर रिव्यू करना, ये आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए जरूरी है। तभी आप जो है क्लियर कट आप बता पाएंगे कि आप क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, क्या थ्योरी आप अडॉप्ट करेंगे, क्या अप्रोच आप अडॉप्ट करेंगे, क्या थीम्स आप अप्रोच करेंगे। ये आपको लिटरेचर रिव्यू से आपको क्लियर होगा, है ना। टू हेल्प फ्रेम योर प्रपोजल, लिटरेचर रिव्यू साइट करना, keep the primary focus on the literature pertaining to yes problem, compare the various arguments, जितने भी आपको आर्गुमेंट्स दिए हुए हैं, थ्योरीज दिए हुए हैं, मेथोडोलॉजीज दिए हुए हैं, फाइंडिंग एक्सप्रेस्ड इन द लिटरेचर, ये आपको करना आपको बहुत जरूरी है। व्हाट टू डू द ऑथर्स एग्री ऑन, व्हाट अप्लाई सिमिलर अप्रोचेस टू एनालाइजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कंट्रास्ट द वेरियस आर्गुमेंट, थीम्स, मेथोडोलॉजी, अप्रोचेस एंड कंट्रोवर्सीज, ये करना आपको जरूरी है। क्रिटिक ऑफ द लिटरेचर निकालना, ये आपको जरूरी है। क्रिटिसाइज करना, जो पहले किसी वैज्ञानिक ने कर रखा है उसको क्रिटिसाइज करना ये जरूरी है। जनरली रिसर्चर क्या करते हैं, जो पहले के जो ऑथर हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक ऑफ द लिटरेचर करते हैं कि जो ये
जो आपका पहले जो ऑथर लिखा हुआ है उसको क्रिटिसाइज करना, है ना। तो न्यूटन का थ्योरी निकाला हुआ है, न्यूटन का थ्योरी को क्रिटिसाइज करना, आपको आइंस्टीन का थ्योरी है, आइंस्टीन का थ्योरी को क्रिटिसाइज करना, ये क्रिटिक ऑफ द लिटरेचर करता है कि उसका जो है लिटरेचर कितना सही है। तो ये व्हाट अप्रोचेज फाइंडिंग मेथोडोलॉजी सी मोस्ट वेरिएबल एंड वैलिड एंड अप्रोप्रिएट, ये आपको करना जरूरी है। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करना जरूरी है। इन दिस सेक्शन द रिसर्चर नीड्स टू जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी बनाना जरूरी है। रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी बताना जरूरी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी आउटपुट, ये बताना आपको जरूरी है। हाउ द न्यू नॉलेज गेन थ्रू द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूशन ऑफ टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये आपको बताना जरूरी है। हाउ द स्टडी फाइंडिंग विल बी हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपको बताना जरूरी है। स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी क्या होगा, ये आपको करना जरूरी है। What will be the scope of the study? Under this section, researcher needs to identify the indicators, variables, and key question based on the research objective for clearly understanding these issues can be presented in a matrix form. क्या स्कोप है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रकटित करने का, वो आपको बताता है। रिसर्च मेथड्स, क्या क्या रिसर्च मेथड्स हैं, क्या आप लगाएंगे, ये आपको बताना जरूरी है। मेथड्स ऑफ द रिसर्च डिपेंड अपॉन द हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, जनरली द फॉलोइंग इशू आर कवर्ड अंडर द रिसर्च मेथड। Where the study will conducted and how the study location has been selected, what population will be covered, will it be a complete enumeration or sample survey or case study? If it is a sample survey, what will be the sample size and how it is determined? What sampling technique will be followed to select the sample units or the sample respondents? What will be the sources of the information? What methods and tool be used in collecting the information? ये सारे रिसर्च मेथड में आपको काउंट होते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा टूल आपको यूज करेंगे, आप सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से लाएंगे, सैंपलिंग टेक्निक क्या होगा, सैंपलिंग सर्वे क्या होगा, आपको पॉपुलेशन कितना कंडक्ट करेंगे, आप जो है स्टडी कहां पर कंडक्ट करेंगे, किस एरिया में कंडक्ट करेंगे, आप जो है आप दिल्ली एनसीआर में करना चाह रहे हैं कि कहां पर, किस कंपनी को आप करना चाह रहे हैं, हाउ द क्वालिटी ऑफ द डाटा विल बी इंश्योर्ड, उसके बारे में आप जो है वो कर सकते हैं। हाउ डाटा विल बी प्रोसेस्ड, उसके बारे में आप कर सकते हैं। हाउ डाटा विल बी एनालाइज एंड व्हाट स्टैटिस्टिकल टूल विल बी यूज, इसके बारे में कर सकते हैं। कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल आप यूज करेंगे, आप क्या एनालाइज करेंगे, उसके बारे में आप कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी, दिस सेक्शन विल कवर इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इशू, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओनिंग द स्टडी, नेम ऑफ द रिसर्चर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड द गाइडेंस नीडेड, उसके बारे में आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल बजट बताना बहुत जरूरी है। आप नया नया एक्सपेरिमेंट खरीदेंगे, नया नया टूल खरीदेंगे, उसका बजट बताना बहुत जरूरी है। वो आपको मनी, आपको नीड टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द स्टडी, कितना फाइनेंशियल बजट होगा उसको बताना आपको जरूरी है। टोटल अमाउंट ऑफ द मनी ब्रोकन इन द डिफरेंट हेड्स एंड द सब हेड्स, ये आपको बताना जरूरी है। तब उसके बाद वर्क प्लान, दिस सेक्शन नीड्स टू इंक्लूड द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द स्टडी, एक प्लानिंग आपको बताना जरूरी है, टाइमलाइन में कितने दिन में आप खत्म करेंगे। ब्रेकअप ऑफ द एंटायर टाइम पीरियड, 5 साल में आप काम करेंगे तो हर एक 6 महीने के बाद जो है क्या क्या काम करेंगे उसका ब्रेकअप देना जरूरी है। ब्रेकअप ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स आर मेंशन्ड एज फॉलो, वो आपको करना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ द प्रपोजल, ये आपको करना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, ये करना आपको जरूरी है। डाटा कलेक्शन, वो आपको जरूरी है। टेबुलेशन, वो आपको जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो आपको जरूरी है। रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो आपको जरूरी है। फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट बेस्ड ऑन द रिव्यूअर्स कमेंट, ये आपको जरूरी है। ये आपको एक ग्रांट चार्ट बना करके वर्क प्लान, आपको प्रपोजल, ये आपको देना आपको जरूरी है। लास्ट में आपको कंक्लूजन आपको देना जरूरी है। कंक्लूजन, द कंक्लूजन reiterates the importance of the significance of your proposal and provides a brief recap of your study, है ना। This section should be only 1 or 2 paragraph long, ये 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लंबा होगा। emphasizing why your study research study is unique,
आपका रिसर्च स्टडी यूनिक क्यों है? कोई इंटरनेशनल जर्नल में तभी लेता है जब बताता है कि हमारा ये वर्ल्ड में पहला स्टडी है, यूनिक प्रॉब्लम है हमारा, तो तभी जो है अच्छे अच्छे जर्नल में लेता है। तो ये यूनिक बताना ये आपको जरूरी है। व्हाट इज एडवांस नॉलेज एंड व्हाई द रिसर्च प्रॉब्लम इज वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग, ये आपको कंक्लूजन में आपको बताना जरूरी है। रिगार्डिंग द कैम्ब्रिज अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाई द स्टडी वाज डन, ये आपको बताना जरूरी है। द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द स्टडी एंड द रिसर्च क्वेश्चन इफ अटेम्प्टेड टू आंसर, ये बताना जरूरी है। द पोटेंशियल इंप्लीकेशन इमर्जिंग फ्रॉम आवर प्रपोज्ड स्टडी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, ये आपको बताना जरूरी है ना। उसके बाद आपको साइटेशंस देना जरूरी है और रेफरेंसेस देना जरूरी है और बिब्लियोग्राफी आपको देना जरूरी है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में आज जो है हम लोग स्टडी किए। तो आप जो है यहीं तक जो है आप रहने देते हैं। व्हाट इज द रिसर्च प्रपोजल, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, टेक्निक्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, वो हम लोगों ने आज क्लियर किया, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर आज सैटरडे हो गया, तो मंडे हम लोग मीट करेंगे रात के 7:30 बजे, है ना। मंडे टू थर्सडे रात के 7:30 बजे से 9:30 तक करेंगे। फिर सैटरडे को हम लोग दिन में ही कर लेंगे। एक क्लास से ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है, नहीं तो सैटरडे को 2 क्लास ले लेते, वो एक क्लास से ज्यादा लेना फिर वो जो है ठीक नहीं होता है, वो बोरिंग हो जाती है। तो हम लोग जो है नया टाइम टेबल में जो है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। तो नया टाइम टेबल जो है उसका व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू।